Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. So class, today is our third lecture of sociology. आज का जो लेक्चर है वो है सोशल फोर्सेस इन डेवलपमेंट। आज के लेक्चर के हवाले से अगर बात करूँ तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं ताकि अगर किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। जी क्लास, हमने लास्ट वीक सीखा मॉडर्निटी। व्हाट इज़ मेंट बाय मॉडर्निटी, यानी थिंकिंग न्यू एंड थिंकिंग डिफरेंट इज़ कॉल्ड मॉडर्निटी। यानी आप जब भी कुछ नया सोचोगे, आप जब भी कुछ डिफरेंट सोचोगे, आप मॉडर्न कहलाओगे। सो मॉडर्निटी से क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस है। ये बेटा मैं इस वजह से की पॉइंट्स बना रही हूँ ताकि रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को कि अगर किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। सो मॉडर्निटी से क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई। अवेयरनेस के बाद क्या हुआ, सोशल चेंज आया। सोशल चेंज की अगर हम बात करें तो वो क्या चेंज था क्लास, फ्यूडल सिस्टम से इंडस्ट्री की तरफ लोगों ने मूव किया। ठीक हो गया, यानी एग्रीकल्चर एक ऑक्यूपेशन था, इंडस्ट्री में उन्हें ज़्यादा यानी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, सो दे मूव टू द सिटीज़। अच्छा, ये था जी सोशल चेंज। सोशल चेंज वहाँ पे होने के बाद अब लोगों ने अपने राइट्स के हवाले से बात करना शुरू कर दी कि हमें हकूक़ मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोशल चेंज के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। पिटी क्राइम्स आ गए, डोमेस्टिक वायलेंस था, फैमिलीज़ के इशू थे, पॉवर्टी के इशू हो गए, पुअर वर्किंग कंडीशन हो गई। पुअर वर्किंग कंडीशन के हवाले से बात करें तो ये था कि जो लोग वहाँ से मूव करके आए थे विलेज से सिटी इंडस्ट्री में, तो लोगों जो उनके ऑनर से उनसे इतना काम लेते थे कि जैसे ख़ून चूसने वाला हिसाब था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। लोगों ने अपने राइट्स के हवाले से सोचना शुरू किया। हमने लास्ट वीक कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी। आज हम अपनी वो कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी लास्ट लेक्चर की रह गई थी वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इमरजेंस को देखेंगे, फिर हम अपने फेजेस की तरफ आएंगे। जी तो क्लास, आई रिपीट इट अगेन कि मॉडर्निटी के बाद क्या हुआ, यानी लोगों में अवेयरनेस आई। अवेयरनेस से क्या हुआ, सोशल चेंज आया। सोशल चेंज किस हवाले से था, फ्यूडल सिस्टम से कहाँ पे था, इंडस्ट्री की तरफ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। इसके बाद क्लास क्या हुआ कि उससे प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि मैंने आपको इन शॉर्ट बता दी हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी। ये साथ साथ आप लोग जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अपने नोट्स साथ साथ बनाएं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स की अपनी ही बात होती है। सो क्लास, हमने सीखा कि जो जो चीज़ें हमने लास्ट वीक में प्रॉब्लम्स के हवाले से स्टडी की थी, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, फैमिली इश्यूज़ आते हैं, पुअर वर्किंग कंडीशन आता है। मॉडर्निटी से जो सोशल चेंज आया हमने वो देखा। पॉवर्टी को हमने देखा कि पॉवर्टी के हवाले से अगर बात करूँ तो मैं बताऊँ कि जो रिच पीपल थे वो पुअर पीपल को इस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे कि उनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं बचते थे तरक्की करने के। सो हमारा जो नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी डेमोक्रेसी के हवाले से। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ मेंट बाय डेमोक्रेसी क्लास, तो डेमोक्रेसी कहते हैं यानी जिसमें अवाम की हुकूमत होती है, अवाम अपना नुमाइंदा खुद चूज़ करती है, हुक्मरान खुद चूज़ करती है। अब देखो ये वाला सिस्टम आ गया, लोगों ने अपना हुक्मरान खुद चूज़ कर लिया। फिर भी डेमोक्रेसी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो कोई एक स्मूथ वो टाइम पीरियड नहीं था वहाँ पर। क्या हुआ एक्चुअली, अब इसको एक बिल्कुल एक स्टोरी की तरह सुनिएगा और साथ साथ लिखते जाएंगे वाली तमाम चीज़ें। हुआ कुछ इस तरह से कि लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए थे, लोगों में एंग्जाइटी क्रिएट हो गई थी कि आगे हमने करना क्या है। वजह ये थी कि एक तो ये चेंज बहुत अब्रप्ट था, बहुत सडन चेंज आया, उन्हें समझ ही नहीं हुआ क्या, रेवोल्यूशन आया, जंग छिड़ी, रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि हो क्या रहा है। यानी अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें क्लास तो इट शोज़ डैट कि जो फ्रांस है ना, वहाँ पे एक रेवोल्यूशन के बाद दूसरा रेवोल्यूशन आया। यानी अगर एक प्रॉब्लम सेटल डाउन होती थी तो दूसरी शुरू हो जाती थी, तो वो कॉन्टीन्यूस यानी कह लें कि रेवोल्यूशन में ही रहा। तो इसी हवाले से जो यूरोप ने सोचा कि अगर हम फ्रांस को कंट्रोल नहीं करेंगे इसके रेवोल्यूशन को, तो फिर यही प्रॉब्लम चलता रहेगा, यानी ये पूरे यूरोप को ख़राब करेगा। तो इस हवाले से उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करें। यानी देखिए अभी हम जा रहे हैं उसी इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो कि हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगी, समझेगी और उसके बाद प्रेडिक्शन भी करेगी। सो दिस इज़ द थिंग। तो डेमोक्रेसी की हवाले से बात करूँ तो जो सिचुएशन थी, यानी फ्रांस में क्योस की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। क्योस होता है अफरा तफरी वाली कंडीशन शुरू हो गई थी कि हो क्या रहा है, उन्हें रेवोल्यूशन के बाद समझ ही नहीं आ रही थी। वो इसी एक तो एंग्जाइटी क्रिएट हो गई, केओस क्रिएट हो गया, उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि आगे क्या होना है। सो उन्होंने क्या किया कि वो भी सोचने लग गए कि क्या करेंगे जो हमारी ये सिचुएशन को बेटर कर दे। तो सो दे डिसाइडेड, यानी उन्हीं में से कुछ जो है लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए ये डेमोक्रेसी, हम जो है वो फ्यूडल सिस्टम की तरफ वापस मूव कर रहे हैं। वजह जब उनसे पूछेगी तो क्या, तो उन्होंने ये वजह बताई कि एटलीस्ट हमें पता तो होगा कि हमारे ज़मींदार कौन है, वो हमें 2 वक्त का खाना तो देंगे ना।
हमें ये डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके माइंड में कि देखें शोर्ट ही नहीं थी किसी चीज़ की, या ना उन्हें किसी चीज़ की सिक्योरिटी थी कि पता नहीं अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमारे साथ नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, क्या हमारी ज़िंदगी बेटर हो जाएंगी, क्या हमारे हालात बेटर हो जाएंगे। नहीं, कोई श्योरिटी नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि लोगों में कह लें एक एंग्जाइटी वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम वापस जो है फ्यूडल सिस्टम की तरफ चलते हैं, हमें नहीं ये डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम जो हमारी जो लास्ट प्रॉब्लम के हवाले से बात करें तो मिडिल क्लास एमर्ज की सिचुएशन आती है। मिडिल क्लास, देखिए बेटा, एक होता है, इस पॉइंट को ना समझने की कोशिश कीजिएगा। उस टाइम पे पहले क्या था, पहले तो था एक क्लास थी रिच और एक थी पुअर। अब इनके दरमियान वाली जो है वो चीज़ वो क्या है जी, मिडिल क्लास। यानी पहले क्या था कि सोसाइटी में या तो बहुत रिच लोग थे, और दूसरी कंडीशन क्या आ जाती, दूसरी सूरत हाल किसकी थी, पुअर। दूसरी जो कैटेगरी आ जाती थी वो पुअर लोगों की, बहुत ही गरीब थे। अब चूँकि जब लोगों ने मूव किया वहाँ से विलेजेस से कहाँ मूव किया, सिटीज़ में, तो क्या हुआ, इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली उन्हें, जॉब की, कोई मैनेजर की फॉर एग्जांपल। तो लोग, कुछ ट्रेडर्स आए, कुछ इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लोगों को, तो एक मिडिल क्लास जो है वो तबका सामने आया। अब ये बहुत बड़ी सिचुएशन थी, ये बहुत बड़ा मसला था। वजह क्या थी कि इस टाइम पे लोगों को ये नहीं पता था कि इनकी डिवीजन कैसे करनी है, इनको कैसे लेके चलना है। अच्छा, मिडिल क्लास हवाले से अगर मैं बात करूँ ना क्लास, तो ये याद रखिएगा कि जो मिडिल क्लास होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। किस हवाले से, इनकी जो एस्पायरेशन होती है बहुत हाई होती है, क्योंकि ये लोग गरीब नहीं होते। ठीक है, ये लोग गरीब नहीं होते, इनको लगता है कि हम तरक्की कर सकते हैं, हम आगे निकल सकते हैं। उस दिन ना मुझसे कोई एक स्टूडेंट भी क्वेश्चन कर रही थी कि मैम ये क्या आपने बात की तरक्की के हवाले से, तरक्की करनी है या नहीं करनी, तो इस हवाले से क्या बात की। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो इनकी एस्पायरेशन बहुत हाई होती है, इनको लगता है कि हम आगे निकल सकते हैं। उस दिन एक बच्ची जो मुझसे क्वेश्चन कर रही थी, उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये कि वो मुझसे पूछ रही थी कि मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, पुअर और रिच की के हवाले से बात करें, क्योंकि पुअर वहाँ पे कल्चर ऑफ सर्वाइवल होता है, और अगर हम रिच की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। तो ऐसा भी होता है कि बाज़ात जो है कुछ लोग तरक्की कर जाते हैं गरीब लोगों के हवाले से। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत ज़्यादा जो तरक्की करने के चांसेस जिन लोगों के होते हैं वो मिडिल क्लास के ही होते हैं। उनको लगता है, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो कोशिश करते हैं, और उनको लगता है कि हाँ हम आगे निकल सकते हैं, हम भी जो है तरक्की कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, भाई इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए क्लास, यानी अगर हम देखें, एक हो गई क्लास रिच की है और एक है जी पुअर की, सेंटर वाली जो है वो है मिडिल क्लास। तो ये मॉडरेट लेवल पे आ जाती है, दरमियाने लेवल पे आ जाती है ये चीज़। तो अगर आप देखें तो रिच को क्या होता है, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, उनको उनके पास हर चीज़ मौजूद होती है। अगर मैं गवर्नमेंट के हवाले से बात करूँ ना, तो हर वक्त जो किसी चीज़ को जो गवर्नमेंट के हवाले से बात करते रहते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट की इम्प्रूवमेंट करें, तो न्यूज़ वाले हैं ना, उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ। तो कौन से लोग जो है सब हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो रहते हैं मिडिल क्लास लोग। क्यों? क्योंकि रिच को तो अपनी पड़ी होती है कि नहीं ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई कि हम गवर्नमेंट को बेटर बनाएं या क्या, वट एवर। ये हो भी सकता है, बिल्कुल भी नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इस तरह के होते हैं। पुअर पीपल, वहाँ पे कल्चर ऑफ सर्वाइवल है, वहाँ पे सारा दिन उन्हें अपनी रोज़ी कमानी, अपना जो है डेली वेजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो डेली का कमाना और डेली का खाना, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि वो इस चीज़ को, हाँ वो इस हवाले से उनके पास रिसोर्सेज नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेट रहती है हमेशा जो क्लास, वो होती है जी मिडिल क्लास, और इन्हीं के बच्चे ज़्यादा तरक्की करते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर अगर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उससे डिफरेंट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा या वैसे बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो किस हद तक जो है वो सोचते हैं इस चीज़ को। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि फ़ेस करनी पड़ी। आगे चलते हैं जी। तो क्लास कोई, यानी अगर हम देखें तो अब हम देखें उसी चीज़ की तरफ आ रहे हैं क्लास। ये देखें, मैं आपको पहले बताती हूँ, पहले मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी के बाद सोशल चेंज आया, सोशल चेंज के बाद प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के बाद अब सो व्हाट, अब क्या करें। यानी अगर हम बात करें, कोई बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है। बॉडी ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो इसको मैं यूज़ करती हूँ BOK। देखिए BOK का मतलब होता है बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कोई ऐसी चीज़, ऐसी बॉडी जहाँ पे जिसमें बहुत सारा नॉलेज कलेक्ट हो, यानी बहुत सारा नॉलेज जो है वो जमा हो, बहुत सारा नॉलेज की कलेक्शन हो उसमें। ठीक हो गया। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आप क्या सब्जेक्ट सुन रहे हो या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे मैं सोशोलॉजी पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो आपने ये नहीं कहना सब्जेक्ट, आपने कहना बॉडी ऑफ नॉलेज।
माई बॉडी ऑफ नॉलेज इज़ सोशियोलॉजी। तो इस तरह की चीज़ें जो अगर आप पेपर में भी लिखोगे ना तो ये चीज़ें आपके पेपर को बहुत ज़्यादा मैच्योर बना देती हैं। तो दैट्स वाई आई यूज़ द वर्ड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सोशियोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा नॉलेज आता है, पूरी सोसाइटी का आता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। यानी ऐसा कोई बॉडी ऑफ नॉलेज थी नहीं, यानी कि कोई ना इसमें कोई फिज़िक्स साइंस फिज़िक्स केमिस्ट्री के कोई फार्मूलाज लग रहे थे, ना कोई मैथ्स के फार्मूला लग रहे थे सोसाइटी के मसले हल करने के लिए। तो वो यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या करें भाई, ऐसा क्या करें जिससे हमारे सोसाइटी के मसले सॉल्व हो जाएं। तो लोग इस बारे में सोचना शुरू किया। उसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसी साइंस हो जो कि एक तो हमारी इस चीज़ को, इन चेंजिंग्स को एक्सप्लेन करे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करे, प्रिडिक्ट करे। एक तो उसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए, नंबर 1 ये हो गया। एक तो उन चेंजिंग्स को एक्सप्लेन करे, नंबर 2 उस चीज़ के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करे, नंबर 3 क्या हो जाता है, प्रिडिक्ट भी करे, बताया भी आगे क्या होना है। यानी देखें, ये मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये थोड़ा रिमूव हो गया, ये देखिए A B। यानी देखें, ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ बच्चे जब साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी। यानी साइंस हर चीज़ को एक्सप्लेन करती थी कि अब ये है तो इसके बाद क्या होगा। ठीक है। यानी अगर हम बात करें, यानी स्टेप नंबर 1 ये है। यानी अगर हम साइंस के उस टाइम के ज़माने की बात करें तो साइंस हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन में लगी हुई थी। यानी अगर हम बात करें स्टेप ए ये है, उसके बाद ये भी बताया जाता है कि स्टेप B ये होगा। तो यही वो चीज़ चाह रहे थे। अब बात समझ आई है। यानी वो एक तो चाह रहे थे कि हमारी एक तो ऐसी कोई बॉडी ऑफ नॉलेज हो जो कि हमारी इन चेंजिंग्स को एक्सप्लेन करे, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें। नंबर 3 क्या हो गया, उन सॉल्यूशंस के बाद में प्रेडिक्शन भी दे कि आगे क्या होगा। यानी A to B हमें बताए हर चीज़, कोई ऐसी साइंस हो। देखिए, अब हम जा रहे हैं उसी टॉपिक की तरफ, यानी इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ। तो उन्होंने मिलकर यही सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी साइंस बनाएं जो कि एक तो हमारे सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन भी करे, उनके सॉल्यूशंस के हल भी निकाले। जी, तो क्लास की तमाम प्रॉब्लम्स जो कि उन्हें फेस करनी पड़ी, इसके बाद उन्होंने सोचा कि हाँ, हमें भी कोई ऐसी साइंस चाहिए, ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो कि हमारे सोसाइटीज़ के मसलों को हल करे। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक BOK क्रिएट की। BOK, मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ उसका वर्ड BOK, यानी बॉडी ऑफ नॉलेज क्रिएट की, जिसका नाम था सोशियोलॉजी। जी हाँ, यानी 1838 में सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया 1838 में सोशियोलॉजी का, कि हाँ अब हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और हमें एक ऐसी साइंस चाहिए जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे। अच्छा जी, ऑगस्ट कॉम्टे ने सबसे पहले सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने वाज़ह किया कि मैं एक ऐसी साइंस बनाने जा रहा हूँ जो कि हमारी सोसाइटी के मसाइल को समझेगी भी और हमारी सोसाइटी के मसलों को प्रेडिक्ट भी करेगी कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, उसने एक ऐसी साइंस का कॉन्सेप्ट बनाया। इसके साथ साथ लिटरेचर में लिखा हुआ है कि ऑगस्ट कॉम्टे के साथ साथ जो है सेंट साइमन ने भी जो है सोसाइटी साइंस का जो है कॉन्सेप्ट पेश किया, सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पेश किया। उन्होंने भी इनको फेवर किया था। अच्छा, आगे चल देते हैं कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड एट 2 लेवल्स। यानी अगर आपको पेपर में सवाल आ जाता है इमर्जेंस के हवाले से तो आप इसको 2 तरह से लिख सकते हो क्लास। एक तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो, यानी नंबर 1, और दूसरा आप इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो। अगर हम जनरल कॉन्टेक्स्ट की क्लास बात करें तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यानी देखें, सबसे पहले क्या हुआ, अवेयरनेस आई लोगों में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम गोन हो गया, चला गया, फ्यूडल सिस्टम चला गया। अवेयरनेस के बाद क्या हुआ, लोग फ्यूडल सिस्टम से इंडस्ट्री की तरफ गए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट शुरू हुई यूरोप में, पूरे यूरोप में। ठीक है, अवेयरनेस के बाद आप इसमें जनरल कॉन्टेक्स्ट में सवाल को इस तरह से मैंशन करो, फ्यूडल सिस्टम गया, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के बाद जो है लोगों ने फिर दोबारा से मूव किया कि नहीं, हमने जाना है फ्यूडल सिस्टम की तरफ वापस जाना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ मिडिल क्लास का जो है वो भी फेज़ हमारे सामने है। मिडिल क्लास जो क्लास है वो भी हमारे सामने आई कि किस तरह से उन लोगों ने जो डिमांड की, कि मैंने आपको बताया कि ये एस्पायरेशन बहुत हाई होती है और ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझ, ये इस सारा एक क्योस क्रिएट हुआ था। अवेयरनेस आई, फ्यूडल सिस्टम क्या, फिर डेवलपमेंट, वो डेमोक्रेसी के बाद फिर लोगों ने कहा कि नहीं, हमने जाना है फ्यूडल सिस्टम की तरफ। उसके बाद अगर हम देखें क्लास तो ये आ जाता है कि लोगों ने इसके साथ साथ मिडिल क्लास है जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी कि नहीं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो जैसे वुमेंस राइट की बात कर लें तो ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। तो आपने जनरल कॉन्टेक्स्ट में ये तमाम चीज़ें लिखनी है। ठीक हो गया। अगर आप इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट की बात करें क्लास, तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में आ जाती हैं आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि इमीडिएट की कॉन्टेक्स्ट में आप
लोग जो है वो मेंशन कर सकते हैं। यानी अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो एकदम से इतना क्योस क्रिएट हो चुका था कि 1789 के ऑनवर्ड्स की बात है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों में बेचैनी बढ़ गई थी कि हमें कोई आके हेल्प करे, हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि हमारी सोसाइटी को स्टेबल करे। तो ये चीज़ आ जाती है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम जनरल की बात करें क्लास, तो जनरल में क्या आपने इससे क्या मुराद होगा, यानी ऐसी हवा बह रही थी कि ये होना ही था, ऐसा होना ही था, यानी वो सारा आपने उसमें वो चीज़ मेंशन करी। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें कि पाकिस्तान कैसे बना, तो देखिए जिस तरह से लोगों ने एफ़र्ट की कि लोगों को दीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने दी जा रही होती थी, तो लोगों ने कोशिश की एक कि नहीं, अब हमें एक अलहदा स्टेट चाहिए हमें, जहाँ पे हम अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि कायदे आज़म ने किस तरह से इतनी एफ़र्ट दिन रात लगा के पाकिस्तान बनाया। उसके बाद अगर हम इल्लामा इकबाल की पोइट्री की बात करें, किस तरह से जो है वो मुसलमानों को मोटिवेट किया। तो ये तमाम चीज़ें जो आज अगर आप हिस्ट्री लिखने जाओ, अगर हम उसके जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो उसमें हम ये तमाम चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसकी इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें कि हाँ नहीं, अब तो चाहिए ही चाहिए, डिमांडिंग है, अब ये कुछ भी हो जाए, अब नहीं, अब हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी सोसाइटी को स्टेबल करना है। तो ये किसके बात था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात था। अच्छा, ये थी जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे असाइनमेंट के हवाले से भी सवाल कर रहे हैं कि हम अपनी असाइनमेंट किस तरह से बनाएं इसी टॉपिक के हवाले से, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के हवाले से। देखिए बेटा, आपने सबसे पहले मॉडर्निटी को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सोशल चेंज को डिफ़ाइन करना है कि किस तरह से जो यूरोप में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्री की तरफ आए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था, इनकलाब था, ठीक है। उसके बाद ये बहुत बड़ा चेंज था। उसके बाद ये लिखने के बाद आपने सोशल चेंज, ये यानी फ्यूडल से इंडस्ट्री की तरफ किया, और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो सारी पॉवर्टी लिखनी है, फैमिली प्रॉब्लम्स लिखनी है, फिर उसके बाद पुअर वर्किंग कंडीशन लिखनी है। वो सारा कुछ लिखने के बाद आपने फिर उसके बाद डेमोक्रेसी का जो राइज़ हुआ उससे क्या बना वो भी लिखना है, फिर इमर्ज ऑफ मिडिल क्लास हुआ वो भी लिखना है। वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने आना है, नहीं ये तमाम प्रॉब्लम्स, यानी मिसाल के तौर पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये है मॉडर्निटी, मॉडर्निटी के बाद क्या हुआ, सोशल चेंज, सोशल चेंज के बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स के बाद क्या लोगों ने सोचना शुरू किया अब क्या है, तो अब फिर उसके बाद देयरफॉर सोशियोलॉजी। ये है जी हमारा सारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं।